उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, न्यायाधीश को वेतन मिलता है, शपथ ग्रहण होता है। ये सब चीज हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताएं? एकदम बताएं। फिर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है वो भी बात हम आपको बता चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 देता है। तो इसमें से अनुच्छेद 214, 215 और 216 ये 3 अनुच्छेद, और इसके अलावे अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 ये भी अनुच्छेद बता दिए हैं। 214 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 यह कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है, उच्च न्यायालय का गठन होता है। 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है, और 227 उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण करने का अधिकार देता है। महत्वपूर्ण तो ये 5 अनुच्छेद है ही, लेकिन उच्च न्यायालय से संबंधित जो अन्य अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 तथा अन्य जो भी अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में क्या है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो नीचे से आप हेडिंग मारिए, नीचे से हेडिंग मारिएगा अनुच्छेद 217। इसमें क्या है जानते हैं? सुनिए, इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 217 है, यह अनुच्छेद हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के विषय में बतलाता है कि आखिरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और उसके पद की क्या क्या शर्तें हैं। तो आप सब लोग जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कॉलेजियम की मदद से ही करते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 217 की हम बात करें तो अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर जो प्रावधान है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 217। फिर अनुच्छेद 218 है। अनुच्छेद 218 की हम बात करें तो अनुच्छेद 218 में क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 218 में यह है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय में लागू होंगे, उच्च न्यायालय में लागू होंगे। एक बात बताइए, हमारे देश भारत में न्यायपालिका 3 स्तरों वाली है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो उच्चतम न्यायालय में कुछ उपबंध है, कुछ नियम कानून है, वह उच्च न्यायालय में भी लागू रहता है। जैसे उच्चतम न्यायालय में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम के मदद से करेंगे। यह उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के उपबंध उच्च न्यायालय में भी लागू होते हैं।
यह जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 218। 218 अनुच्छेद 219 हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 219 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। पटना हाईकोर्ट है तो बिहार के राज्यपाल दिलाएंगे, पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट है वहां के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सब वहां के राज्यपाल दिलाएंगे। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के विषय में ही हमें बतलाता है अनुच्छेद 219। तो डैश देकर इसके बाद आगे है अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 220 है ये क्या कहता है समझिएगा। अनुच्छेद 220 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का अस्थाई न्यायाधीश है, अस्थाई न्यायाधीश है, तो उसके विधि व्यवसाय पर रोक है। निर्बंधन है मतलब रोक है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप अस्थाई न्यायाधीश हैं, अगर आप हाईकोर्ट का अस्थाई न्यायाधीश हैं तो आप अलग से कोई निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वकालत नहीं कर सकते हैं, आप अलग से कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश क्या व्यवसाय करेगा? न्यायाधीश तो यही ना लॉ का जानकार है तो वो वकालत करेगा। और हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता है। तो अगर आप अस्थाई न्यायाधीश हैं ना तो आपके विधि व्यवसाय पर निर्बंधन मतलब रोक लगाया जाता, मतलब आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अगर आप अस्थाई न्यायाधीश हैं तो आपके विधि व्यवसाय पर रोक है। इसके बाद अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ता, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन के विषय में जानकारी देता है। और हम आपको हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन के विषय में बता चुके हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,50,000 रुपया, अन्य न्यायाधीश को वेतन 2,25,000 रुपया। तो अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ता के विषय में जानकारी देता है। फिर अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण के विषय में जानकारी देता है। मतलब पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, उसका ट्रांसफर कोलकाता हाईकोर्ट कर दिया गया, कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर मुंबई हाईकोर्ट कर दिया गया, मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर श्रीनगर हाईकोर्ट कर दिया गया, श्रीनगर हाईकोर्ट कर दिया गया। तो न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 222। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफर करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर करना है तो यह काम करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 222 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण के विषय में जानकारी देता है, ट्रांसफर के विषय में जानकारी देता है। जैसे अगर आपका सरकारी जॉब लगेगा तो आप ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर टिके रहिएगा, नहीं, कभी आप पटना में रहिएगा, कभी बेगूसराय भेज देगा, कभी कटिहार भेज देगा, कभी चंपारण भेज देगा, समझ गए। सरकारी जॉब में ऐसा होता है, ट्रांसफर होते रहता है, समझ गए। तो जो अनुच्छेद 223 है,
इसमें उच्च न्यायालय के संदर्भ में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के संदर्भ में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को लेकर जानकारी देता है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 223 है ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को लेकर जानकारी देता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को लेकर जानकारी देता है। मतलब समझिएगा, जैसे मान लिया जाए पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है, कुछ अन्य न्यायाधीश है। अचानक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो उस स्थिति में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद का प्रावधान अनुच्छेद 223 में किया गया है। अनुच्छेद 223 हमें उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानकारी देता है, तथा अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय के अपर तथा कार्यकारी, अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश के विषय में जानकारी देता है, अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश के विषय में जानकारी देता है। मान लिया जाए हाईकोर्ट के ऊपर काम का दबाव काफी बढ़ गया, तो उस स्थिति में काम के शीघ्र निपटान हेतु, जल्दी निपटाने हेतु उच्च न्यायालय में जो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ताकि काम का निपटारा किया जा सके जल्दी से जल्दी, वही होता है अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश भी होते हैं, जिसकी जानकारी देता है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर पटना हाईकोर्ट में 43 न्यायाधीश है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में काम का दबाव काफी बढ़ गया, तो अब जो 43 न्यायाधीश है उनके ऊपर काम का दबाव काफी बढ़ गया, काम जल्दी से हो नहीं पा रहा है, न्याय निर्णयन फास्टली हो नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति में काम के शीघ्र निपटान हेतु 5 अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है ताकि काम का निपटान जल्दी से जल्दी हो सके, काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो अनुच्छेद 224 हमें उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश तथा कार्यकारी न्यायाधीश के विषय में जानकारी देता है। फिर अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 की अगर आप बात करेंगे तो यह हमें विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता, विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता मतलब भारत में जितने भी विद्यमान मतलब मौजूद उपस्थित, भारत में 25 उच्च न्यायालय है, हर उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार है। तो हर उच्च न्यायालय का जो अपना अधिकार क्षेत्र है उसके विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 225। जैसे पटना हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा बिहार है, पटना हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा बिहार है। फिर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है। तो विद्यमान उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता मतलब उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, इस विषय में जानकारी 225 देता है। जैसे मुंबई हाईकोर्ट,
मुंबई हाईकोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप है। तो हर उच्च न्यायालय का अपना अलग अलग क्षेत्रीय अधिकारिता होता है। उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 225 देता है। फिर 226, 227 के विषय में बताए हैं। 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण करने का अधिकार देता है। ये सब बात पहले बता चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। इसके बाद 228, 229, 230 और 231। देखिए 228 में क्या है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। मतलब देखिए भारत में क्या होता है, सुनिएगा समझिएगा। भारत में होता क्या है, भारत में न्यायिक प्रणाली एक प्रकार से कहिए तो 3 स्तरों वाली है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। होता क्या है कि कोई भी मामला सबसे पहले यहां से शुरू होता है, अधीनस्थ न्यायालय से शुरू होता है। ये जब निर्णय देगा तो इसके निर्णय के खिलाफ आप अपील हाई कोर्ट में करते हैं। फिर हाई कोर्ट जब निर्णय देगा तो इसके निर्णय के खिलाफ आप अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो मान लिया जाए कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में आया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को उसके सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो वो मामला हाईकोर्ट में अंतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब ये वही बात हुई कि मान लिया जाए कि आपको अपने गांव से बाहर निकलकर बाहर पढ़ने के लिए जाना है। आप अपनी मां को बोले, लेकिन पैसा कमाते पिताजी हैं, तो मां इस मामला को पिताजी के पास भेज देंगे कि जो है जाना चाहता है, इतना खर्च होगा, देने में सक्षम है तो भेज दीजिए, देने में सक्षम नहीं है तो ठीक है रहने दीजिए। क्योंकि मां तो कमाती है नहीं कि मां पैसा देगी और आप चले आइएगा। तो मतलब कुछ मामलों का हाईकोर्ट को अंतरण, उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। बात समझ पा रहे हैं? तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसे कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय हाईकोर्ट को अंतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। तो अनुच्छेद 228 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 228 हमें कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 229 हमें हाईकोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और उस पर होने वाले व्यय, खर्च के विषय में जानकारी देता है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, क्या न्यायाधीश के अलावे अन्य कर्मचारी सब नहीं होता है? एकदम होता है। जब आप हाईकोर्ट विजिट कीजिएगा तो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तो होते ही होते हैं, उसके अलावे हाईकोर्ट में अनेकों अधिकारी और अनेकों कर्मचारी होते हैं। तो हाईकोर्ट के जो अधिकारी, कर्मचारी और उस पर होने वाले व्यय होते हैं, उस विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 229। फिर अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 230 हमें यह जानकारी देता है कि किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में
केंद्र शासित प्रदेश आ सकता है। जैसे कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह नामक केंद्र शासित प्रदेश आता है। केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो हाईकोर्ट के शक्ति का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है या केंद्र शासित प्रदेश हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आ सकता है। यह जानकारी देता है अनुच्छेद 230। फिर अनुच्छेद 231 यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा के लिए एक हाईकोर्ट है, महाराष्ट्र गोवा के लिए एक हाईकोर्ट है, असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम जैसे राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 231 है यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। समझ गए?